हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश बाय आरबीएस। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ हम ऐसा बताने जा रहे हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बस वैसे ही है जैसे बैटल फील्ड में अगर कोई जवान गया है और उसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, AK-47 या उससे भी कोई बेहतर वेपन है, लेकिन उसकी गोलियां कम पड़ जाए तो बैटल फील्ड में क्या करेगा, आप सोच सकते हैं। वैसे ही ये स्पोकन इंग्लिश है। अगर आपने सब सीख लिया, पास्ट टेंस सीख लिया, प्रेजेंट टेंस सीख लिया, फ्यूचर सीख लिया, हैव कहाँ लगता है, हैड कहाँ लगता है, इज कहाँ लगता है, सारी जानकारी ले ली, मिरर प्रैक्टिस कर लिया, अंग्रेजी में अखबार पढ़ना सीख लिया, लेकिन जब बोलने लगे और जो बोलना है, जो बोलना चाहते हैं, अगर शब्द कम पड़ जाए तो शब्द तो गोलियों की तरह है ना। आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी है, पढ़ाई कितनी भी अच्छी है, ज्ञान कितना भी अच्छा है, वो शब्द ही नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं और आप लड़खड़ा रहे हैं, फंबल कर रहे हैं, FUMBLE, टटोल रहे हैं शब्दों को कि कौन सा शब्द हिंदी का अनुवाद, वो शब्द तो हिंदी में मालूम है, अंग्रेजी में क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे 20 टिपिकल हिंदी वर्ड्स जिनमें शायद कुछ का अर्थ आप जानते हो या ज्यादा का भी जानते हो, लेकिन ज्यादातर लोग फंबल कर जाएंगे, यानी लड़खड़ा जाएंगे, टटोलना शुरू कर देंगे कि इसकी अंग्रेजी होती क्या है, बोले कैसे। तो वैसे ही टिपिकल 20 शब्दों को लेकर ये वीडियो हमने बनाया है, जो बहुत जरूरी है। लास्ट तक देखिए। अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अच्छी अंग्रेजी बोलने का शौक रखते हैं तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने पहला वर्ड लिया तो दैट वाज द वर्ड फंबल, FUMBLE, टटोलना। इसका अर्थ होता है टटोलना, यानी अभी जैसे कोई चाबी आपकी गुम हो गई तो भी कह सकते हैं कि आई एम फंबलिंग माई कीज। लेकिन जनरली जब आदमी कोई वक्तव्य दे रहा हो, भाषण दे रहा हो और अचानक शब्दों पे रुक जाए, करने लगे, आई वॉज करने लगे, तो इसको फंबलिंग कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड, ये पहला शब्द है इस वीडियो का जिसको आप याद कर लें। फंबल, FUMBLE, यानी टटोलना, लड़खड़ा जाना या तलाश करने लगना। जैसे ही started the speech beautifully, but after some time he started fumbling. He started the speech, उसने भाषण शुरू किया बहुत अच्छे तरीके से, very beautifully, very nicely, but after some time, लेकिन कुछ समय के बाद he started fumbling, FUMBLING, वो लड़खड़ाने लगा, वो शब्दों को मतलब उसको शब्द मिल नहीं पा रहे थे, तो दैट इज कॉल्ड फंबल। आप कोई अंग्रेजी में ही बोलना चाह रहे हैं और एक हिंदी का ऐसा शब्द आ गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहें। जैसे अभी मेरी माँ किचन में आटा गूंथ रही है, तो मेरी माँ किचन में, वो तो ठीक है, आटा भी कुछ हद तक ठीक है, चलो फ्लोर कर लेंगे, गूंथ रही है, इसका क्या होगा। अब यहां पर घबरा गए। तो एट द मोमेंट माई मदर इज, अब यू स्टार्टेड फंबलिंग हियर। तो दूसरा वर्ड ये है कि एट द मोमेंट माई मदर इज नीडिंग, KNEAD, नीड, नीड मतलब गूंथना, सानना।
और आटे को पानी के साथ जब मिला के सानते हैं, लोइया बनाते हैं, तो उसको डव कहते हैं, DOUGH, डव। तो क्या कहेंगे? एट द मोमेंट माई मदर इज नीडिंग द डव, यानी वो डव में ही आटा नहीं बोलना है, फ्लोर नहीं बोलना है, FLOUR नहीं बोलना है। आप ऐसे कर सकते हैं कि एट द मोमेंट माई मदर इज मिक्सिंग वाटर विथ फ्लोर एंड kneading it to make it a dough। डव का मतलब हो गया एक कड़ा सा थोड़ा पेस्ट तैयार कर रही है नीड करके, या मेरी माँ किचन में अभी आटा गूंथ रही है। एट द मोमेंट माई मदर इज नीडिंग डव इन द किचन। तो ये दूसरा शब्द हमने सीखा, नीड मतलब गूंथना। अब तीसरा शब्द हम सीखते हैं कि उसने खाना खा लिया और अब वो डकार ले रहा है। तो he has taken meal, उसने खाना खा लिया है, या he took meal, उसने खाना खा लिया। नाउ अब वो क्या कर रहा है? डकार ले रहा है। अब आपको सूझ नहीं रहा है कि डकार लेने को क्या बोलते हैं। ये तो लोग डकार लेते ही रहते हैं, हम भी लेते हैं। तो इसकी अंग्रेजी है बर्प, BURP, BURP। तो he took his meal, now he is burping, अब वो डकार ले रहा है। या after taking his meal he is burping now, after taking his meal, अपना खाना खाने के बाद he is burping now, अब वो डकार ले रहा है। तो बर्प इज द थर्ड वर्ड जो हमने सीखा। नेता तो देश खा जाते हैं फिर भी डकार नहीं लेते, ये भी एक सेंटेंस है। कुछ नेता, हम सबको नहीं कहेंगे। तो सम लीडर्स ईट अवे द इंटायर कंट्री बट इवन देन दे डोंट बर्प, यानी कुछ नेता, सम लीडर्स ईट अवे, खा जाते हैं, द इंटायर कंट्री, पूरा देश, फिर भी डकार नहीं लेते। इवन देन, फिर भी, या स्टिल, STILL, दे डोंट बर्प, यानी वो डकार नहीं लेते। तो थर्ड टिपिकल वर्ड डकार लेना बर्प है। और अब चौथा, खाना खा लिया, डकार भी ले लिया, वह तो अब ऊँघने लगा। Now he has started dozing, DOZING। to doze मतलब ऊँघना, एंड नाउ अब he has started, उसने शुरू कर दिया ऊँघना, he has started dozing, तो ऊँघने भी लगा। तो हम क्या कहेंगे कि अब तो वह ऊँघने भी लगा। नाउ he has started dozing also। TOO टू भी लगा सकते हैं। नाउ he has started dozing too, dozing also we are more comfortable with, ज्यादा सही है। Now he has started dozing also। वह 1 घंटे से जम्हाई ले रहा था। He was yawning, YAWN। यान मतलब उबासी लेना, जम्हाई लेना। खाना खा के डकार आदमी लेता है, फिर जम्हाई लेता है, फिर ऊँघने लगता है, थोड़ी सी नींद आ रही है, नहीं आ रही है। तो वह 1 घंटे से जम्हाई ले रहा था। He was yawning for an hour, 1 घंटे से। an hour क्यों हमने कहा? तो 5 वोवेल होते हैं, A, I, E, U,
ओ, ये 5 वॉवेल होते हैं। उनके पहले जब ए आता है तो उसमें एन लगता है। दिस इज एन एंट, और बाकी को कॉन्सोनेंट कहते हैं। 26 में से 5 अक्षर निकाल दीजिए अंग्रेजी के, तो बाकी को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहां पर आवर में HOUR है, लेकिन H ऑलमोस्ट क्या साइलेंट है, तो उसके बाद क्या आ जाता है HO। ओ क्या है, वॉवेल है, इसीलिए ए को एन बोलते हैं। ही वॉज यॉर्निंग फॉर एन आवर, तो वह 1 घंटे से जम्हाई ले रहा था और ऊँग रहा था। ही वॉज डोजिंग, डकार ले रहा था। ही वॉज बर्पिंग, और मां आटा गूंथ रही थी। मॉम वॉज नीडिंग द डॉ, और मैं बोलने में लड़खड़ा रहा था। आई वॉज फम्बलिंग इन स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में मैं लड़खड़ा रहा था। तो ये 5 शब्द हो गए। अब अगला छठा शब्द की तरफ बढ़ते हैं। तो छठा शब्द है दोस्तों स्नोरिंग। स्नोर मतलब खराटे लेना। वह जब भी सोता है खराटे लेने लगता है। Whenever he sleeps, he starts snoring. खराटे लेने की उसकी बड़ी बुरी आदत है। उसकी बड़ी बुरी आदत है। He has a very bad habit, किस चीज की, of snoring, खराटे लेने की। SNORING, to snore means खराटे लेना, और snoring खराटा। तो he has a very bad habit of snoring when he sleeps. उसकी बहुत बुरी आदत है स्नोर करने की जब वो सोता है। अब मैं भी सोचता हूं कि एक झपकी ले ही लूं। Now I also think that I should take a nap. To take a nap, NAP, झपकी लेना। इन शब्दों में अंतर समझिए। झपकी लेना, टू टेक ए नैप। जम्हाई लेना, टू यान, YAWN, जम्हाई लेना। और ऊँगना, टू डोज, यानी डोज करना। वह बच्चा मुंह क्यों बिचका रहा है? कुछ बच्चे अजीब अजीब चेहरे से हरकत करते हैं, बिचकाते हैं, चिढ़ाते हैं। तो मुंह बिचकाने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो फ्रॉन कहते हैं, FROWN। Why is that child frowning? वो बच्चा मुंह बिचका रहा है। That child is frowning। क्यों बिचका रहा है? तो इज पहले आ जाएगा चाइल्ड के पहले। Why is that child frowning? मुझे तो चक्कर आ रहा है। चक्कर आने को टू फील डिजीनेस, DIZZINESS। आई एम फीलिंग डिजीनेस, या इसको वैसे भी कर सकते हैं, आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग डिजी, DIZZY। तो टू फील डिजी या टू फील डिजीनेस एक ही बात है। तो आई एम फीलिंग डिजीनेस या आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। अब एक शब्द है स्क्रैच। स्क्रैच कोई चीज होता है ना कि इसको स्क्रैच करो तो प्राइज मिलेगा, खरोचा। और ये जैसे वो अपना, जब मैंने उससे सवाल किया तो वह अपना सिर खुजलाने लगा, यानी वो जवाब तलाशने लगा, ऐसा बोलते हैं ना।
When I asked him something, he started scratching his head. SCRATCH. To scratch the head मतलब सिर खुजलाना. सिर खुजलाना एक मुहावरा है, सोचने लगना कि क्या जवाब दें. When I asked him a question, जब मैंने उससे एक प्रश्न किया, he started scratching, और उसने शुरू कर दिया स्क्रैच करना what his head. When I asked him a question, he started scratching his head. और अगर हमको ये कहना हो कि खुजलाना, स्क्रैच करना तो खुरचने जैसा है, तो खुजलाना कोई चीज है, जैसे कि आप स्किन में कुछ खुजलाहट हो रही है और आप उसको नाखून से खुरचते हैं, उसको कहते हैं इचिंग. ITCHING. ही इज इचिंग हिज स्किन. वो अपनी चमड़ी खुजला रहा है. या आई एम फीलिंग इचिंग ऑन माई राइट हैंड. मैं अपने दाहिने हाथ पर खुजली महसूस कर रहा हूं. या दिस ऑइंटमेंट, OINTMENT, यानी ये मलहम, दिस ऑइंटमेंट क्योर्स इचिंग ऑफ स्किन, यानी स्किन में जो इचिंग होती है उसको ये मलहम ठीक कर देता है. तो I am itching my skin and I am feeling is itching on my right hand. या this ointment cures itching of skin. तो खुजली से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो इच का इस्तेमाल करेंगे. खुरचने को स्क्रैच करना कहेंगे. और सिर खुजलाने को, जो कि मुहावरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, टू स्क्रैच द हेड. तो ये आपने अंतर देखा. अब एक अंतर देखते हैं कि स्मेल और स्नफ, SMELL का मतलब होता है महक. द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज वेरी नाइस, यानी इस फूल की महक, स्मेल एक गुड सेंस में आता है. दिस this rose is smelling very nice. तो ये गुलाब बहुत सुंदर महक रहा है. और स्नफ, SNIFF, उसको कहते हैं सूंघना. The dog is snuffing the goods of the passengers. यानी the dog is snuffing, यानी कुत्ता सूंघ रहा है the goods, सामान of the passengers, यानी यात्रियों का सामान कुत्ता सूंघ रहा है. तो the dog is snuffing the goods of the passengers. तो सूंघना, सूंघ कर पता करना कि कैसी महक है, वो चीज के लिए हम स्नफ का इस्तेमाल करते हैं. एंड आई एम स्मेलिंग ए फ्लावर, वो सूंघना नहीं हुआ, इट इज इन गुड सेंस. तो स्मेलिंग मतलब उसकी महक का आनंद ले रहे हैं, तो वहां पर स्मेल यूज करेंगे. अदरवाइज कोई चीज सूंघ के पता करना है कि ये अच्छा महक रहा है, खराब महक रहा है, व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इट इज गिविंग, गुड स्मेल और बैड स्मेल. तो फॉर बैड स्मेल और गुड स्मेल टू फाइंड आउट, हम स्नफ करते हैं, सूंघते हैं कोई चीज, या कोई कुत्ता या कोई जानवर सूंघता है तो वहां पर स्नफ का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज स्मेल का इस्तेमाल करेंगे. ये 12 वर्ड हो गए और अगला 13वां वर्ड हम लेते हैं. कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग सोते समय बड़बड़ाते बहुत है, नींद में, आधी नींद में रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं. तो बड़बड़ाने को हम बोलते हैं कैसे? babble, to babble, BABBLE, babble. He babbles a lot while sleeping. While sleeping मतलब सोते समय. He babbles a lot. वो बहुत ज्यादा बड़बड़ाता है जब वो सोता होता है. या हम ऐसे भी कह सकते हैं
he is sleeping, he babbles a lot. वो या he babbles very often when he is in sleep. यानी he babbles, वह बड़बड़ाता है, very often मतलब अक्सर, often OFTEN, often मतलब अक्सर, very often मतलब बहुत अक्सर, very frequently. He babbles very often when he is in sleep. वो जब निद्रा में होता है, he is in sleep, तो he babbles a lot. मेरे बालकोनी में चिड़िया फड़फड़ा रही है, तो कैसे कहेंगे फड़फड़ाना? इसका वर्ड होता है the flutter, FLUTTER. Flutter means फड़फड़ाना, to flutter. The bird is fluttering in my balcony. या चिड़िया घोंसले में फड़फड़ा रही है. The bird is fluttering in the nest, NEST. मेरी माँ कपड़ा धोने के बाद उसे निचोड़ रही है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? मुश्किल थोड़ी है. मेरी माँ कपड़ा धोने के बाद उसे निचोड़ रही है, तो माई मॉम या माई मदर इज रिंगिंग द लॉन्ड्री. WRING, रिंग मतलब निचोड़ना, W साइलेंट है. रिंगिंग, माई मदर इज रिंगिंग द लॉन्ड्री, LAUNDRY. लॉन्ड्री आपने क्लॉथ क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो धोने लायक कपड़े होते हैं, जो गंदे कपड़े होते हैं, उनके लिए एक शब्द है लॉन्ड्री. हम कह सकते हैं कि माई मदर इज रिंगिंग द क्लॉथ्स आफ्टर वॉशिंग देम, उनको धोने के बाद. या माई मदर इज रिंगिंग द लॉन्ड्री आफ्टर वॉशिंग. तो कल रात में रात भर करवटें बदलता रहा, तो इसको कैसे कहेंगे? Yesterday night I kept on taking turns. Take turn मतलब करवट बदलना, TURN. सोते समय बहुत करवटें बदलता है. He takes turns many times while sleeping. कई बार करवटें बदलता है. He takes turns many times while sleeping. या वह सोते समय करवटें बदलता रहता है, तो मैं खाता रहता हूं. I keep on eating, मैं जाता रहता हूं. I keep on going, उसी पैटर्न पे. He keeps on taking turns while sleeping. While sleeping, सोते समय. While eating, I don't talk, यानी खाना खाते समय मैं बात नहीं करता हूं. While going, I don't deviate, जाते समय मैं डेविएट नहीं करता हूं. कॉलेज जाने के पहले तुम्हें अपने बाल झाड़ लेने चाहिए. ये थोड़ा आसान है. हेयर को कॉम्ब करने को बाल झाड़ना कहते हैं. टू कॉम्ब द हेयर, यू शुड कॉम्ब, COMB. कंघी कॉम्ब होता है, और टू कॉम्ब के उसको क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल होता है. यू शुड कॉम्ब योर हेयर प्रॉपरली बिफोर गोइंग टू कॉलेज. तो टू कॉम्ब द हेयर, तुम्हें अपने बाल झाड़ लेने चाहिए थे. तुम्हें खा लेना चाहिए था. यू शुड हैव ईटन, तुम्हें यह काम कर देना चाहिए था. यू शुड हैव डन दिस वर्क, उसी के पैटर्न पे यू शुड हैव कॉम्ड, COMBED, थर्ड फॉर्म वर्ब का. यू शुड हैव कॉम्ड योर हेयर, तुम्हें अपना बाल झाड़ लेना चाहिए था.
उसको पढ़ने के लिए कहा, वह अनमने मन से, मतलब इच्छा नहीं थी, अनविलिंगली पढ़ने बैठ गया। आई टोल्ड हिम टू स्टडी, आई टोल्ड हिम टू स्टडी, मैंने उसको पढ़ने के लिए कहा। एंड ही स्टार्टेड स्टडीइंग, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। रिलक्टेंटली, RELUCT, रिलक्टेंटली, ANTLY, reluctantly. He started studying reluctantly, means he started studying unwillingly. Willing मतलब इच्छा से, unwilling मतलब अनिच्छा से, बिना इच्छा के, willingly मतलब अनिच्छा पूर्वक, unwillingly या reluctantly एक तरीके से सिनोनिमस है, दोनों का अर्थ एक समान है। तो I told him to study and he started studying reluctantly और unwillingly, दोनों कह सकते हैं। वो अपनी आंखें बहुत तेजी से झपकाता है। कुछ लोग होता है ना जिनकी आंखें ऐसे ऐसे झपकती रहती है, एक नॉर्मल वे में नहीं होती है, वो हम कह रहे हैं। तो आंखें झपकाना, टू ब्लिंक द आईज, आई, टू ब्लिंक द आई, BLINK, यानी पलक झपकाना या झपकाना। He blinks his eyes very fast. He blinks his eyes, वो पलके झपकाता है, आंखें झपकाता है। कैसे? तो वेरी फास्ट। और अंतिम शब्द है जो इस वीडियो का 20वां शब्द है, 20th, नैश, GNASH, टू नैश द टीथ, यानी कई बार देखते होंगे कि बच्चे दांत बहुत किटकिटाते हैं सोते समय खास तौर पर। तो दांत किटकिटाने को क्या कहते हैं? टू नैश द टीथ। तो वेरी ऑफन, अक्सर द किड्स नैश देयर टीथ व्हाइल स्लीपिंग। वेरी ऑफन, अक्सर द किड्स, बच्चे, नैश देयर टीथ, अपने दांत किटकिटाते हैं। कब? तो while sleeping. Very often the kids nest there. यहाँ पर GNASH है, G का उच्चारण साइलेंट है। तो very often the kids nest their teeth while sleeping. सोते समय अपने दांत किटकिटाते हैं अक्सर बच्चे। तो दोस्तों, आज आपके वोकेबुलरी में अक्सर इस्तेमाल होने वाले 20 टिपिकल वर्ड्स को हमने डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, कैसे इस्तेमाल होगा और कैसे नहीं होगा, इसको हमने बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अंग्रेजी थोड़ी और बेहतर जरूर हुई होगी और स्पोकन इंग्लिश में आपको और थोड़ी सहूलियत होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल बटन दबा दें और ऑल को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक शेयर भी कर सकते हैं और मिलते हैं एक अच्छे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।